हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के परसेंटेज एंड पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को डिस्कस किया डिटेल में, और हमने पाया कि इन दोनों मेथड्स में एक कमी है। जैसे हमने ये टेबल पहले भी डिस्कस किया है कि अगर ए से सी बिंदु तक जाते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट आती है, और सी से ए बिंदु तक जाते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट आती है। इसका कारण क्या है वो भी देख लिया था कि इन दोनों केसेस में जो चेंज इन क्यू और चेंज इन पी है वो तो सिमिलर है दोनों केसेस में, उसका अनुपात सिमिलर है दोनों केसेस में। अंतर P बाय क्यू में आ रहा है। P बाय क्यू जो प्रारंभिक हमने कीमत और मात्रा ली है उसकी वजह से जो हमारा आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर हम प्रारंभिक मात्रा के स्थान पर औसत मात्रा ले लें और प्रारंभिक कीमत के स्थान पर औसत कीमत ले लें और ये फॉर्मूला में इस प्रकार से चेंज कर दें तो हमारा अब नया फॉर्मूला ये वाला होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? चेंज इन क्यू बाय क्यू। ये था हमारा फॉर्मूला, चेंज इन क्यू बाय क्यू। अब हम क्यू ना लिख के क्यू प्लस Q1 और उसका एवरेज ले लेते हैं। यहाँ पर उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, या यहाँ पे बाय 2 करें या इनटू में 1/2 करें, वो सेम थिंग है। यहाँ पर हमने P1 माइनस P, ये क्या है? चेंज इन P, और पहले हमारा होता था P। यहाँ पर हम लेंगे औसत कीमत। औसत कीमत कैसे होगी? 1/2 ऑफ P1 प्लस P, ये हमारा हो जाता है। ये दोनों डिवाइड में है, अगर इनको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/2 ऑफ P1 प्लस P, ये हमारा ऊपर चला जाएगा और P1 माइनस P नीचे आ जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला ये वाला बचेगा, Q1 माइनस Q बाय Q1 प्लस Q इंटू P1 प्लस P, P1 माइनस P, ये नया फॉर्मूला बन जाता है। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है उसमें हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है? चाप लोच कीमत परिवर्तन की औसत अनुक्रिया का एक माप है। चाप लोच जो आर्क इलास्टिसिटी है वो प्राइस चेंज की एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करती है। चाप क्या होती है? एक मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहा जाता है। एक मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को, जैसे यहाँ पर ए और सी, इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं? चाप। जब मध्य बिंदु या औसत कीमत तथा मात्रा के प्रयोग करने से जो लोच प्राप्त होती है उसे चाप कीमत लोच कहा जाता है। जब हम औसत कीमत और औसत मात्रा का प्रयोग करते हैं प्रारंभिक कीमत और प्रारंभिक मात्रा के स्थान पर, जो अभी हमने डिस्कस किया, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? आर्क इलास्टिसिटी। अब हम इस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। हमारा ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज और पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में, क्योंकि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में जो हमने वे आउट निकाला था कि नीचे का भाग बटे में ऊपर का भाग, तो वो इसी मेथड से, इसी फॉर्मूला से निकाला हुआ था। अब हम यहाँ पर P बाय Q ना लिख के P1 प्लस P और Q1 प्लस Q कर ले तो हमारे फॉर्मूला में जो चेंज आ जाता है वो ये होता है। ये देखिए, ये हमने अभी डिस्कस किया है कि ये कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पर हम औसत मात्रा और औसत कीमत को ले लें, औसत मात्रा और औसत कीमत के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 ऑफ Q1 प्लस Q, और यहाँ पर 1/2 ऑफ P1 प्लस P, और ये हमने यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर लेंगे। 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा ये रिमेनिंग फॉर्मूला होगा। अब हम यहाँ पर Q और P के स्थान पर, ये देखिए Q और P के स्थान पर Q1 प्लस Q
और P1 प्लस P ले रहे हैं। जो चाप लोच होती है मांग वक्र के एक विशेष भाग पर लोच का औसत मूल्य होता है। अभी हमने देखा कि मांग वक्र के एक विशेष भाग पर लोच का औसत मूल्य होता है, और जबकि बिंदु लोच मांग वक्र के एक विशेष बिंदु पर लोच का मूल्य होता है। जो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है वो डिमांड कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं उस मेथड से। बिंदु लोच को चाप लोच की सीमा मान लेते हैं, क्योंकि अगर चाप को हम छोटा करते चले जाएं तो हम एक बिंदु पर पहुंच जाएंगे, इसलिए बिंदु लोच को चाप लोच की सीमा मान लिया जाता है। ये हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड है, जिसमें हमने क्या कहा कि हम यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा और प्रारंभिक कीमत के स्थान पर उनका जोड़ ले लेते हैं। ये एवरेज हमने लिया था, एवरेज में 1/2 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा Q1 प्लस Q और P1 प्लस P हम ले लेते हैं Q और P के स्थान पर। अब नेक्स्ट मेथड है रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू जब किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाता है तो उससे प्रोड्यूसर को आय प्राप्त होती है। एक फर्म उसके उत्पादन की बिक्री से जो बिक्री मूल्य प्राप्त होता है एक फर्म को, वो फर्म की आय होती है। और जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, 10 मीटर कपड़ा बेचकर अगर 50 रुपए प्राप्त होते हैं तो ये 50 रुपए क्या है? टोटल रेवेन्यू, कुल आय। और अगर इस कुल आय को हम जो जितनी इकाइयां बेची गई हैं, 10 मीटर कपड़ा बेचा है तो 10 से डिवाइड कर दें, तो जो हमारा आंसर आया 5। ये क्या है? एवरेज रेवेन्यू, औसत आय। औसत आय कैसे निकालेंगे? जब हम टोटल रेवेन्यू से जो हमारी यूनिट्स हैं उससे टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा औसत आय। औसत आय और कीमत दोनों ही समानार्थक शब्द है, सिनोनिम है। या तो हम एवरेज रेवेन्यू कहें या प्राइस कहें। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? किसी वस्तु की एक अधिक इकाई बेचने से कुल आय में जो अंतर आता है उसे सीमांत आय कहते हैं। किसी वस्तु की एक अधिक इकाई बेचने से कुल आय में जो अंतर आता है उसे सीमांत आय कहते हैं। ये आगे हम रेवेन्यू का चैप्टर करेंगे तब आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, हमने क्या कहा, 10 मीटर कपड़ा बेचते हैं तो 50 रुपए मिलते हैं, लेकिन 11 मीटर कपड़ा बेचते हैं तो 54 रुपए मिलते हैं। जब 11 मीटर बेचने से जो हमें टोटल रेवेन्यू हुआ है उसमें से 10 मीटर बेचने से जो हमें रेवेन्यू हुआ था उसको माइनस कर दें तो ये जो 4 रुपए आया है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, वो सीमांत आय है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ए ओवर ए माइनस एम। ए यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू के लिए है, एम यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू के लिए है। यहाँ ये जो फॉर्मूला है ये हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से ही डिराइव करेंगे। हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी में फॉर्मूला क्या था? नीचे का भाग बटे में ऊपर का भाग। ये हमारा डायग्राम है, पहले इसको देख ले। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पर यहाँ पर रेवेन्यू है। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, और इस एवरेज रेवेन्यू से जब हम वाई एक्सिस की तरफ कोई सीधी रेखा खींचते हैं तो उस रेखा के बीच के भाग से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व निकलता है। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम वाई एक्सिस पर एवरेज रेवेन्यू से, तो उसके बीच में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एवरेज रेवेन्यू है। ये फॉल होता जाता है किस प्रकार की मार्केट में, और वो कहाँ पर ये शेप होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही देखें कि ये एवरेज रेवेन्यू है और इसके बीच में जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू है। यहाँ से जो हम जैसे पीई हमने रेखा ड्रॉ करी है उसके बीच में, क्योंकि ये ईटी और टीपी दोनों बराबर हैं, यहाँ बीच से हमारा एमआर गुजर रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ से गुजर रही है।
अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड का, उससे हम ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के बेसिस पर पी पॉइंट पर अगर इलास्टिसिटी निकालनी है तो क्या होगा हमारा पी बी बाय पी ए, नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग। फिर हम आगे बात करेंगे कि जो हमारा ये ट्राइंगल है पी एम बी, जो हमारा पी एम बी ट्राइंगल है और ए ई पी, ये ए ई पी पूरा AEP, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये समरूप हैं, तो इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब हम PB बाय PA ना कह के क्या कहेंगे, PM और बाय AE। यहाँ पर हमने ये वाली भुजा ना लेकर इसकी ये वाली भुजा ले ली है। अब हम क्या कह रहे हैं, PM बाय AE। उसके बाद अगर हम AE के स्थान पर PL लिखना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा। अब हम ये वाले दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं कि AET ट्राइंगल और TPL ट्राइंगल, ये दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो हम AE के स्थान पर PL लिख सकते हैं, AE के स्थान पर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, PL। AE के स्थान पर PL अगर हम लिख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PM, ये देखिए PM, और AE के स्थान पर हमने लिख दिया PL, तो PM बाय PL। PL को अगर हम और खोल के लिखना चाहें तो PL क्या है, PM माइनस LM, PM माइनस LM। यहाँ पर PM क्या है, ये यहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ है, PM क्या है, एवरेज रेवेन्यू। PM क्या है, एवरेज रेवेन्यू, और LM क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। LM मार्जिनल रेवेन्यू है। अगर ये हम इसकी वैल्यू, PM की वैल्यू और LM की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर दें तो अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, एवरेज रेवेन्यू बटा एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। इसको और आगे शॉर्ट कर लिया, A बाय A माइनस M। ये जो फॉर्मूलाज हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, AR बाय AR माइनस MR। जस्ट हमने पहले ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज, इनको समरूप दिखाना है, और PB और PA के स्थान पर क्या लेना है, PM बाय AE। फिर AE के स्थान पर PL लिख सकते हैं क्योंकि AET और TPL दोनों समरूप हैं। अगर यहाँ पर AE के स्थान पर PL लिख लेते हैं तो PL को फर्दर हम PM माइनस LM भी लिख सकते हैं, और फिर हमारा फॉर्मूला ये डिराइव हो जाता है, एवरेज रेवेन्यू बटा एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये थे हमारे 5 मेथड्स। हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस किया, परसेंटेज मेथड को डिस्कस किया, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को डिस्कस किया, आर्क इलास्टिसिटी मेथड को डिस्कस किया, और लास्ट में रेवेन्यू मेथड को डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो मांग की कीमत लोच है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की नेचर कैसी है। 3 प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं, नेसेसरी आइटम्स हो सकते हैं, कंफर्ट के लिए हो सकते हैं, और लग्जरी, आवश्यकता की वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, और विलासिता की वस्तुएं। जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं जैसे नमक है, मिट्टी का तेल है, माचिस है, ये जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं इनकी मांग बेलोचदार होती है, चाहे कीमत में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए, लेकिन इनकी आवश्यकता अगर हमें है, ये हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, तो इनको हम जरूर खरीदेंगे, तो इनकी मांग बेलोचदार होगी, या हम कहें इकाई से कम होगी। और जो विलासिता की वस्तुएं, जो हम लग्जरी आइटम कह रहे हैं, जैसे एयर कंडीशनर और फर्नीचर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो हमारी विलासिता की वस्तुएं हैं, उनकी मांग कैसी होती है, इकाई से अधिक लोचदार होती है। और जो हमारी आरामदायक वस्तुएं होती हैं उनकी
लोच, मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है, उसके आसपास होती है। फिर नेक्स्ट है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे उतनी ही हमारी डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी। जिन वस्तुओं के जितने अधिक स्थानापन्न उपलब्ध होंगे उनकी मांग की लोच भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि अगर स्थानापन्न अवेलेबल है और उस वस्तु के प्राइस में चेंज हो रहा है तो सभी उसके स्थानापन्न की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, उसकी मांग करेंगे। दो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जिस वस्तु का प्राइस अधिक होगा उसकी बजाय दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट सभी लेना चाहेंगे जिसका प्राइस कम है। नेक्स्ट है गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। ये हमने मिल्क का एग्जांपल किया था कि जिस वस्तु के जितने अधिक उपयोग होंगे उसकी मांग उतनी ही अधिक लोचदार होती है, कीमत से प्रभावित होती है। लोचदार का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिसकी मांग कीमत से ज्यादा प्रभावित होती है, और बेलोचदार जो है हमारी मांग वो क्या होती है जब कीमत परिवर्तन का उसकी मांग पर बहुत अधिक प्रभाव ना पड़े या बिल्कुल भी प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड। अगर हम अपनी जो डिमांड है, मांग है किसी वस्तु के लिए, उसको भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हैं तो मांग कैसी होती है, लोचदार। अगर कोई ऐसी वस्तु है जो अभी हमें शॉर्ट रन में नहीं चाहिए, थोड़ा उसको उसकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसकी मांग कैसी होगी, लोचदार मांग होगी। नेक्स्ट है, और यहाँ इसका उल्टा भी, हर एक में जो हम पॉइंट कर रहे हैं उसका उल्टा भी, अगर उसकी मांग को हम आगे स्थगित नहीं कर सकते तो हमारी जो मांग की इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी, इन इलास्टिक मांग होगी, बेलोचदार मांग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की आय अगर बहुत अधिक है या बहुत कम है तो कीमत के घटने बढ़ने से उसकी मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसके पास आय अधिक है तो उस पर कीमतों के बढ़ने का घटने का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और जिसकी बहुत कम इनकम है वो बहुत ही आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदते हैं और वो उनको खरीदनी ही पड़ेंगी चाहे उनकी कीमत बढ़े या घटे। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनकी मांग कैसी होती है, लोचदार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की अगर हैबिट में कोई वस्तु का इनटेक है, उस वस्तु को वो रेगुलर कंज्यूम कर रहा है, तो चाहे प्राइस अधिक ही क्यों ना हो जाए वो व्यक्ति उस वस्तु की डिमांड करेगा। उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है जिनके लिए लोगों की आदत बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। किसी वस्तु पर टोटल इनकम का कितना परसेंटेज खर्च हो रहा है उस पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निर्भर करेगी। आय का जितना अधिक अनुपात किसी वस्तु पर खर्च किया जाता है उतनी ही उस वस्तु के लिए मांग अधिक लोचदार होगी, क्योंकि जितना हम पोर्शन उस वस्तु पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अगर उसके कीमतों में परिवर्तन हो जाता है तो मांग पर भी काफी परिवर्तन आता है, मांग में भी काफी परिवर्तन आता है, मांग पर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस लेवल। अगर बहुत अधिक कीमत की वस्तु है या बहुत कम कीमत की वस्तु है तो उनकी मांग बेलोचदार होती है। जो ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं या जिनकी बहुत ही कम वैल्यू होती है उन दोनों की ही मांग बेलोचदार होती है, और जो मीडियम रेंज के गुड्स होते हैं उनकी मांग इलास्टिक होती है। जिन वस्तुओं की कीमत मध्यम श्रेणी की होती है, जो ना तो बहुत सस्ती ना बहुत महंगी होती है, उनकी मांग लोचदार होती है, मीनिंग उनकी डिमांड पर प्राइस चेंज का इफेक्ट ज्यादा होता है। समय, जितना ज्यादा समय होगा उतनी ही मांग कैसी होगी, लोचदार। और अल्पकाल में कैसी होगी मांग, बेलोचदार। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोचदार और दीर्घ काल में लोचदार होती है, क्योंकि दीर्घ काल में
उस व्यक्ति के पास, उस उपभोक्ता के पास कीमत के साथ समन्वय करने का समय होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वे वस्तुएं जिनकी संयुक्त या पूरक मांग होती है, उनकी मांग बेलोचदार होती है। कंपैरेटिवली, यहां पर हमने क्या कहा, कंपैरेटिवली बेलोचदार होती है। अगर हम कार और पेट्रोल का एग्जांपल लें और कार की मांग में कमी नहीं हो रही है तो पेट्रोल भी लोगों को खरीदना पड़ेगा, चाहे पेट्रोल की कीमत क्यों ना बढ़ जाए। कार चलाने के लिए पेट्रोल उनको खरीदना पड़ेगा। तो जो पूरक वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग है वो कंपैरेटिवली, सापेक्षता बेलोचदार होती है। अभी के लिए इतना ही। हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।